डीलर्स पार्टनर्स इन ग्रोथ में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो पिछले हफ्ते हमने अपने 2 एपिसोड्स में डीलर्स पार्टनर्स इन ग्रोथ में बातचीत की एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और फार्मा डीलरशिप्स की। उसके अलावा आपने देखा कि हमने ऑटो डीलरशिप पर भी एक पूरा विस्तृत कार्यक्रम किया, किस तरह से आप डीलरशिप ले सकते हैं, एक डीलर्स के सामने क्या चैलेंजेस होते हैं, डीलरशिप का धंधा कितना अहम है और आगे चलते हुए इसमें किस तरह के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट आपके लिए नजर आते हैं। तो ये सारी बातें हमने की और आज इन बातों को हम समअप करने जा रहे हैं डीलर्स पार्टनर्स इन ग्रोथ के अंदर अपने इस फाइनल एपिसोड में। और आज इसके लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं नीलेश गुप्ता साहब जो कि पार्टनर हैं विजय सेल्स मुंबई से, और दूसरे हैं पार्थिव जवेरी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर हैं, सैमसंग की डीलरशिप है इनके पास। और कुछ देर बाद हमारे साथ मिस्टर मुकेश खेत्रपाल भी शामिल होंगे जो कि फाउंडर हैं इंडस्कॉप के, एक ऐसी संस्था जो कि डीलर्स को ट्रेनिंग देने का काम करती है, डीलर्स की ट्रेनिंग पर वहां पर काम काज करती है। तो ये हम बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमारे साथ नीलेश और पार्थिव दोनों मौजूद हैं। नीलेश जी, पहले आपके पास आता हूँ। हम लगातार हमने बात की अपने पिछले 2 एपिसोड्स में कि डीलरशिप का महत्व क्या। आज अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है देश की, अर्थव्यवस्था में पिछले 2-3 साल 4 साल या कहें 2008 से जरूर एक मंदी थी, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस देश के अंदर, वो सब लोग जानते हैं। तो इतने ह्यूज पोटेंशियल को कि जब हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ पहिया घूमने लगा है, आपको क्या लगता है डीलरशिप जो चीज है, कंपनी और कंज्यूमर के बीच की ये जो कड़ी है, इस धंधे में आना, इस काम को करना कितना मुनाफे का है? देखिए, ऐसा है, डीलरशिप की जो कड़ी है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यही एक कड़ी है जो मैन्युफैक्चरर्स जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको ग्राहकों तक पहुंचाने का एक यही माध्यम है डीलरशिप का। जहां तक मुनाफा की सवाल है तो आज का जो सिचुएशन है, मार्केट बहुत बढ़ते जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कंपटीशन भी उतना ही बढ़ रहा है। तो जहां तक मुनाफा का सवाल आता है वो थोड़ा सा इस वक्त टाइट पोजीशन है, बट यस, आज मार्केट बढ़ रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी चीज है। और जिस हिसाब से अब ग्रोथ लग रही है कि पिछले 2-3 सालों से काफी डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, लेकिन इस बार लग रहा है कि अब तकरीबन डबल डिजिट ग्रोथ पे हम आ जाएंगे। तो आई थिंक डीलरशिप लेना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड फील्ड। राइट हमारे साथ पार्थिव भी हैं अहमदाबाद में, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है, खासतौर पे सैमसंग की डीलरशिप इनके पास है। पार्थिव साहब, जब आपने डीलरशिप स्टार्ट की थी, हम आपका अपना अनुभव जानना चाहते हैं कि क्या कुछ मुश्किलात आपके सामने आई थी और आपने अपने इस वेंचर को किस तरीके से ग्रो किया? हमने 2006 से हम ये बिजनेस में है, सैमसंग की डीलरशिप में। सैमसंग ब्रांड शॉप है और ये पिछले 8-9 साल में काफ़ी ग्रोथ भी हमने की है। इनफैक्ट बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है आज ये सीज़न को भी लेके, वेदर द सीज़न इज़ गुड और नॉट। अभी भी हम 25% प्लस की ग्रोथ में है, पर जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, द इशू इज़ कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ कैसे हो। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ग्रोथ है मार्केट में, पर प्रॉफिटेबल ग्रोथ कैसे करें, हर एक चैनल प्रॉफिटेबल ग्रोथ कैसे करेगा, वो एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन है। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, राइट। और चैलेंज अपने लिए ये है कि हम ग्राहकों को कैसे उनकी वैल्यू समझाएं। आज कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है, प्रोडक्ट्स लेके जाता है, तो आज ओवरऑल डीलर कैसे वैल्यू, एडिशनल वैल्यू दे पाता है कस्टमर को, रेदर देन जस्ट ट्रांसफरिंग की प्रोडक्ट कंपनी से लिया और उनके घर में पहुंचा दिया। उसके बीच में और ग्राहक को राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करे, उनका सोल्यूशन करके दे, रेदर देन जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कस्टमर को कन्विंस कर पाए, कस्टमर समझ पाए और हमको प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे पाए। आई थिंक इससे बड़ी चैलेंज और मार्केट में कुछ भी नहीं। राइट नीलेश जी, आपका जो विजय सेल्स है, आप तो मुंबई से आगे बढ़कर आप पुणे में हैं, अहमदाबाद में कई और शहरों में भी पहुंच गए हैं, और एक मल्टी फॉर्मेट दुकान है, काफ़ी बड़ा लार्ज एरिया होता है, बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये तो खैर आपकी अपनी शुरुआत है और आपने इसे बहुत आगे तक आप इसे लेकर आ चुके हैं, लेकिन सेम इसी फॉर्मेट में, जिसे मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज कहूँ, एक छोटी शॉप ना हो के बहुत बड़ा डिस्प्ले आपके पास, तो यहाँ पर फिर क्रोमा हो गया या फिर ई जोन हो गया, तो ये जो थोड़ी बड़ी
कंपनियां आ जाती हैं, जो बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, उनसे कैसे मुकाबला होता है या क्या मुश्किलात आती हैं जब आपको इतने टफ प्लेयर्स के सामने कंपटीशन मिलती है, क्योंकि डेफिनेटली वहां पर पूंजी ज्यादा है कई गुना। देखिए, ऐसा है जो आप बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आज जब 2006 में ये सारे कंपटीशन आए थे जिनके अभी आपने नाम लिए हैं, तो हम भी थोड़े से हिल डुल गए थे, थोड़ा सा घबराए थे। लेकिन फिर हमने मिलके सोचा कि क्या वर्ल्ड में या यूएस में खाली वॉलमार्ट बिजनेस करता है, ऐसी बात तो नहीं है। वहां भी छोटे भी डीलर होंगे, मिड साइज भी डीलरशिप होंगी, सब बिजनेस करते हैं। तो क्या रीजन है और क्या तरीका है जिससे हम कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए, कंपटीशन, आपका बिल्कुल कहना सही है कि इनके पास पूंजी बहुत ज्यादा होती है लगाने के लिए, और खर्च भी कर सकते हैं और लॉसेस भी सस्टेन कर सकते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम अभी भी लॉसेस में ही हैं, प्रॉफिटेबल करने टर्न अराउंड अभी तक हुआ नहीं है। तो पूंजी की वजह से वो एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहता है छोटे डीलर जो उनके साथ कंपटीशन में रहते हैं। बट मेरा मानना यह है कि हम इन्हें कंपटीशन नहीं बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि ये भी हमारे सपोर्टर हैं, इन द सेंस इन्होंने मार्केट बढ़ाने में भी मदद की। आज शायद ये नहीं आते तो जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आज देखिए, इनके आने से पहले आप लैपटॉप देखिए, कोई भी ऐसा रिटेल आउटलेट में लैपटॉप नहीं देखने को मिलता था। मुझे याद है जब मैंने खुद लैपटॉप खरीदा था तो मैंने किसी को फोन किया था, उसने एक लैपटॉप लाके मुझे दिखाया और बोला अगर ये पसंद है तो आप ये ले सकते हैं, बाकी तो मैं और कोई दिखा नहीं सकता हूं। तो मेरे ख्याल से इन कंपटीशन के आने से एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मार्केट ग्रो हुआ, हमें भी कुछ नई चीजें सीखने को मिली। और जहां तक इनसे कंपटीशन करने का सवाल है, आपको अपने खुद के निजी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, निजी चीजें देखनी पड़ेगी, क्या चीज ऐसी है जो आप इनसे हटके कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप भी सोचेंगे कि आप रेट तोड़ें या प्राइस तोड़ें या बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करें जो वो कर सकते हैं, जो उनके पास डीप पॉकेट्स है, तो आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे। राइट, आपको एक अपना डिफरेंशिएटर ढूंढना पड़ेगा और वो बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल नीलेश जी। तो यहाँ पर नीलेश, तो पार्थिव आपके पास आ रहा हूँ। बॉम्बे जैसे शहर में ऑपरेट कर रहे हैं, हालांकि अब इन्होंने अपनी ब्रांचेस को काफ़ी दूसरे शहरों तक भी लेके गए, लेकिन फिर भी मैं टियर 2 सिटीज़ की बात करूँ, अहमदाबाद जैसे शहरों की बात करूँ, जहाँ पर आबादी भी उतनी ज़्यादा नहीं है और डेफिनेटली खर्च करने वाले बड़े पैमाने पर भी उतने ज़्यादा नहीं है, तो कितना चैलेंजिंग होता है एक टियर 2 सिटी के अंदर यहाँ डीलरशिप को कायम रखना या उसे आगे बढ़ाना? मैं ये समझता हूँ कि हर एक सिटी का एक अपना मार्केट है। हाँ, हम अहमदाबाद को बॉम्बे जैसे सिटी से कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली शायद छोटा है, बट इन इटसेल्फ अहमदाबाद काफ़ी बड़ा मार्केट है। हमको पिछले 9 साल में कभी ग्रोथ का इश्यू नहीं हुआ है। मार्केट बहुत बड़ा है, हर साल बढ़ता रहता है, हर साल काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं, काफ़ी बाइंग पावर दिखता है हमको मार्केट में। मैंने जैसे बोला, मैं फिर से वही दोहराऊंगा और शायद नीलेश जी ने भी यही हिंट दिया है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज मार्केट में किसी के भी लिए, चाहे वो नीलेश जी हो, हम हो या कोई और हो, वो यही है कि कस्टमर को कैसे आप वैल्यू दे पाएंगे। और वो वैल्यू सिर्फ प्राइस से नहीं आता है। प्राइस एक चीज़ है, बट प्राइस के अलावा आप क्या बेनिफिट देते हो, कैसे आप ओवरऑल सॉल्यूशन करके देते हो कस्टमर को पैकेज में। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसकी। बिल्कुल, समझ लीजिए कस्टमर को एक टेलीविज़न चाहिए, घर में एक लैपटॉप ऑलरेडी है, मोबाइल फ़ोन है, राइट, होम थिएटर सिस्टम वो टीवी के साथ ले रहे हैं। अभी वो कोई भी एक होम थिएटर ले ले, कोई भी एक टेलीविज़न ले ले और जाके फिटिंग करके टीवी देख ले, वो तो एक बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट हो गया जो हमने सेल किया है। पर एक स्टेप उसके ऊपर आगे जाए हम, और हम कस्टमर को अगर ये समझा सके कि सर, आपके मोबाइल फ़ोन से आप लैपटॉप में आपके जितने भी MP3 सॉन्ग्स है, वीडियो सॉन्ग्स है, वो आप ब्राउज कर सकते हो, टेलीविजन के ऊपर देख सकते हो और होम थिएटर से आप सुन सकते हो। ऑल दैट कैन बी वायरलेसली कनेक्टेड। वायरलेसली कनेक्शन करने के बाद अगर आप ये एंजॉय कर सकते हो अपने घर पे, तो वो एक अलग ही डायमेंशन हो गया, जो आज कहीं पे भी कोई भी शोरूम हो या कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी ब्रांड हो, इनोवेशन आपको लाते रहना पड़ेगा अपने पैकेज की तरह। हाँ जी, सॉरी जी, मैं कह रहा था कि आपने काम को इनोवेटिव बनाना पड़ेगा। हालांकि आपको एक चीज ही बेचनी है, लेकिन उसका भी तरीका बदलना पड़ेगा, एक कनेक्ट स्थापित करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर नीलेश और पार्थिव, एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी इस डीलरशिप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डीलर्स पार्टनर इन ग्रोथ में, और अब हमारे साथ हमारे एक और मेहमान मुकेश खेत्रपाल साहब शामिल हो चुके हैं, जो कि फाउंडर है इंडस कॉप के। और ये संस्था जो है इंडस कॉप, ये ट्रेनिंग का काम करती है, सेल्स ट्रेनिंग का काम करती है डीलर्स के लिए, कंपनीज के लिए। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपको। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे साथ नीतीश गुप्ता साहब, जो कि विजय सेल्स के पार्टनर हैं मुंबई से, और पार्थिव जवेरी साहब, जो कि डीलर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मुकेश जी, हमने काफी सारी बातचीत की फर्स्ट सेगमेंट में अपने, और अब हम इस बातचीत को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि डीलरशिप एक बहुत ही अच्छा काम हो सकता है हमारी इस बढ़ती अर्थव्यवस्था के अंदर। लेकिन जब आप डीलरशिप का चुनाव करने जाते हैं, क्योंकि देखिए कई तरह की डीलरशिप हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी जगह है, लेकिन फिर भी आप कैसे तय करेंगे कि मुझे किस डीलरशिप में आगे बढ़ना चाहिए? मुझे ऑटोमोबाइल में जाना चाहिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलना चाहिए, मुझे कोई फार्मा की एजेंसी लेनी चाहिए? ये चुनाव कैसे होगा? जी, हर एक बिजनेस में मतलब जो है अपॉर्चुनिटीज भी हैं एंड कई चुनौतियां भी हैं जी। अब जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अनफॉर्चुनेटली मार्केट हैज बीन लिटिल स्लगिश। ये सीजन में थोड़ा सा मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई है। सो टू दैट एक्सटेंट नॉर्मली कहते हैं कि दिवाली की सेल में मतलब जो है पीक सेल्स होती है। सो आई एम श्योर इनको अपॉर्चुनिटी मिली हैं। बट कार मार्केट में भी अभी मतलब मुश्किल से 3% की ग्रोथ हुई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड लास्ट मंथ अगेन द सेल्स वर डाउन। सो अब डीलर पे चुनौती ये होती है कि कंपनी हैज टू वांट्स देम टू डू देयर टारगेट्स, एंड टू दैट एक्सटेंट डीलर मतलब जो है इज टू इनको भी इंसेंटिव जो मिलता है ऑन सर्टन वॉल्यूम अचीवमेंट अपार्ट फ्रॉम देयर नॉर्मल मार्जिन मिल जाता है। सो to get that additional incentive, they have to deliver the sales. But big companies like Vijay Sales is, of course, sometimes ये तो कंपनी से भी बेटर है। अब ये डीलरशिप तो एक किस्म से मैं कहूँ तो इट इज लाइक अ डबल एज सोर्ड, कि एक साइड से तो मतलब जो है ये अच्छे ब्रांड को परोसती है, और जो स्मॉलर ब्रांड है उनको चुनौती है एक बड़े डीलर से डील करने में। Right. क्योंकि उधारी एंड डिस्काउंट जो कंपनी देती है, अगर ब्रांड पावरफुल है तो उस हद तक तो उसको टाइम से पेमेंट हो पाती है। नहीं तो डीलर भी जो है नेचुरली स्लोअर मूविंग ब्रांड है, तो उसमें उसको मतलब जो है खेत्रपाल साहब, फिर ये क्रेडिट भी लंबा देना पड़ता है और डिस्काउंट भी लंबा। राइट। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि जब आप डीलर बनते हैं तो क्या किसी खास स्किल सेट की जरूरत होती है? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या किसी ट्रेनिंग की तो बात हम आपसे करेंगे, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें देखी जाती है? जी, इसमें क्वालिफिकेशन की इतनी चुनौती नहीं होती है, बट फाइनेंशियली मतलब यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपके पास एक यू मस्ट हैव एक्सेस टू अ गुड लोकेशन। आजकल रियल एस्टेट थोड़ा सा महंगा है, राइट। तो कई जगह में अगर आपने खोला है तो उसका यू शुड बी एबल टू गेट बैक योर मनी इन टर्म्स ऑफ रेंट। तो कई अच्छे डीलरशिप्स क्या है कि दे इन्वेस्ट इन देयर ओन रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। एंड हाँ, ये लंबे तौर पे रियल एस्टेट का अपनी इन्वेस्टमेंट पे करें तो एप्रिसिएशन है, तो उस हद तक आरओआई बन जाती है। नहीं तो अगर आपने अपनी जगह नहीं हो और आपने एक महंगी जगह में आपने दुकान खोली है, तो कई दफा मतलब जो है इसमें रिटर्न कभी कभी महंगा पड़ जाता है। और इसलिए आप देखते हैं कि मॉल वगैरह में कई दुकानें खुलती भी हैं और बंद भी हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। राइट। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ गुड लोकेशन एंड फाइनेंशियल रिसोर्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट बिजनेस है जी। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप मैनेजर के द्वारा इसको चला पाएं। आपको खुद मतलब बैठेंगे दुकान पे, गद्दी पे बैठेंगे तो संभालना मतलब जो है तभी आपकी चलती है। फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट दैट क्रिटिकल। हाँ, बिजनेस एक्यूमेन होना जरूरी है जी, जरूर। From that point of view, the two main requirements are money and location, and also your commitment to sit and run the business yourself.
राइट थर्ड पार्टी से लाना मुश्किल है। जी, यहाँ पर नितेश के पास आते हैं। तो नितेश, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप अपने शोरूम में चलाते हैं, तो जो रियल एस्टेट की बात करें, डेफिनेटली बॉम्बे जैसे शहरों में तो अब कॉस्ट ऑफ शोरूम बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो इस तरह के जो खर्चे हैं उनसे आप कैसे मीट कर पाते हैं, कैसे आप अपने मार्जिन्स को स्टैटिक रख पाते हैं इन सब चीज़ों के होते हुए? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि हम पिछले 47 साल से मुंबई में हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी मिली हुई है वो काफ़ी अच्छे दामों पे मिली हुई है, जो रेंटल भी है वो भी काफ़ी अच्छे रेंट्स पे हैं। तो इस वजह से हम चला पा रहे हैं। और जैसा कि खेत्रपाल जी ने बोला, बिल्कुल सही है कि उसमें थोड़ा सा आपको मिक्स रहना पड़ता है। सारी अगर प्रॉपर्टी रेंटल होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी निकालना मुश्किल रहता है। तो कुछ अगर खुद की प्रॉपर्टी हो, कुछ रेंटल हो, मिली जुली चीज में ये चल जाता है। और जैसा कि खेत्रपाल जी ने बोला कि विजय सेल्स को तो बहुत ही अच्छा है, दोनों हाथों में लड्डू है, वो इतना आसान नहीं है। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। हमारे भी अलग चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज आज जैसे जैसे बड़ा सेटअप होता है वहां पे बड़ी रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि आप जब एक स्टॉक लेते हैं और अगर वो नहीं मूव हुआ तो उसको मूव करने के लिए आपको बहुत डिस्काउंट देना पड़ेगा और वो एक लॉस में भी आ सकता है। राइट नितेश, तो यहाँ पर चूंकि वक्त की पाबंदी, इसलिए मुझे ब्रेक लेना होगा। ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे कि एक बेहतर डीलर आप कैसे बन सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डीलर्स पार्टनर्स इन ग्रोथ। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर हम चलेंगे पार्थिव के पास। पार्थिव, ये बताइए कि आपने कहा आपने 2004 से ये डीलरशिप ले रखी है, तो क्या आपने अपनी इस दौरान कभी कोई ट्रेनिंग ली है अपने काम को बेहतर करने के लिए? किस तरीके से इम्प्रोवाइज करते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग हमको जो देते हैं वो अपने हमारे ओन कस्टमर्स है। हाँ, एक फॉर्मल ट्रेनिंग हमारी हम करते रहते हैं, वो होती रहती है, बट जो डे इन एंड डे आउट जो हम फ्लोर पे कस्टमर्स से जो फीडबैक लेते हैं, कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हम सुनते हैं, वो अगर हम अलाइन कर ले तो उससे बड़ी ट्रेनिंग तो मैं नहीं समझता कि और कोई दे सकता है हमको। राइट। और छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हम समझते हैं। बहुत बेसिक चीज़ जैसे टाइम पे डिलीवरी हो, उनके टाइम के हिसाब से डिलीवरी हो, ना कि हमारे टाइम के हिसाब से। इंस्टॉलेशंस उनके टाइम से हो जाए। कस्टमर सर्विस सपोर्ट जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है, उसमें अगर हम उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उससे कोई मैच कर पाएगा। राइट। तो मुकेश जी, नीलेश कह रहे हैं कि कस्टमर ही उनको और उनका काम ही उनको सिखा देता है, तो किसी अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। आप इस बात से कितने सहमत है, या आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले तो और बेहतर डीलर बनाया जा सकता है? जी नहीं, ये सही बोल रहे हैं, पर सॉरी टू इंटरप्ट। अगर आप मतलब हाँ जी, हेलो जी बोलिए मुकेश जी। नहीं, मैं ये जी ऐसा है कि यू नो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी क्या है। आज की डेट में हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग किस्म से फीचर्स, एडवांटेजेस हैं। तो ये जब तक जो काउंटर सेल्स पर्सन है वो तरीके से कस्टमर को एक्सप्लेन ना कर पाए और उसकी जरूरत को समझ ना पाए, तो उसी हिसाब से मतलब जो है वो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। एंड उस लिहाज से मतलब जो है द काउंटर सेल्स पर्सन को मतलब ही शुड बी ट्रेन टू बी एबल टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर। यू नो, वो बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज प्रोडक्ट्स डे बाय डे मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। कस्टमर आके दुकान पे ही मतलब समझने की कोशिश करता है, और कई बातें जो हैं मतलब जो टेक्निकल्स हैं वो कस्टमर के सिर के ऊपर से चली जाती हैं। सो टू दैट एक्सटेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोविंग द नीड। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक कंसल्टेटिव अप्रोच लिया जाए, रादर देन कि कोई चीज है तो आपको किसी के सिर में जो हम यू नो सेल्स में कहते हैं टोपी पहनाया जाए। यू शुड नॉट लुक इट एज अ शॉर्ट टर्म। रिलेशनशिप्स हैव टू बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर एक कस्टमर से ट्रस्ट आपके पास है एंड यू आर डीलिंग विद अ प्रोडक्ट लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सो ही इज अ कस्टमर फॉर लाइफ। Right. And it is not कि you should not look at it as one time sale. जी मुकेश जी। Over his years of purchase,
he can become, you know, a customer who could spend a few lakhs of rupees. जी मुकेश जी, आपके मैं माफी product को लेने चाहूंगा, में। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन चूंकि समय की थोड़ी हमारे पास यहाँ पर कमी, चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी और बहुत और बातें भी हैं जो यहाँ पर आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर चर्चा का सार कहूं तो वो ये है कि डीलरशिप एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, एक अच्छा बिजनेस आपको यहाँ से मिल सकता है, बशर्ते आप कुछ बातों का ख्याल रखें, वक्त का ख्याल रखें, जरूरतें जो बदल रही है कस्टमर की उनका ख्याल रखें और उसे पहचानने की कोशिश करें, तो एक बेहतरीन डीलर साबित हो सकते हैं। तो बहरहाल हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।